हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के साथ क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखिए, जब हम दो चार्जेस को एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर वो रिपल्शन का हो। लाइक चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges things is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि देखिए, हमारे पास ये दो लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी के अलोंग लगता है। इसका मतलब देखिए, यहां पर ये जो लाइन है इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के अलोंग इन दोनों के बीच ये फोर्स अप्लाई होता है। यहां पर हमने अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, और अनलाइक चार्जेस के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही साथ इनके दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि अगर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा यानी Q1 इंटू Q2, वो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें और इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमें ये पता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होगा, जो कि होगा जिससे कि फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा दो चार्जेस के बीच फोर्स फाइंड आउट करने का। यहां पर ये जो K है इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। यहां पर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग इसकी फाइंड आउट करना चाहें तो वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो देखिए, इन सभी वैल्यूज को अगर मैं इधर भेजता हूं, यानी कि यूनिट अगर मुझे इसकी फाइंड आउट करनी हो तो होगा K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यूनिट अगर हमें बनानी है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये क्या है? डिस्टेंस, यानी कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन, यहां पर चार्ज हैं तो इनकी यूनिट होती है कूलाम, चूंकि दो चार्जेस हैं तो कूलाम स्क्वायर। यानी कि यहां K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगी K की। यहां पर एक टर्म और आप लोगों के लिए नया है जो कि है एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये वाला टर्म जो है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। और इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है नेचर पर। ये होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 12, और इसकी जो यूनिट होगी वो जस्ट K के अपोजिट होगी, यानी कि C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
इस फॉर्मूले का यूज करके हम दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, या वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, लेकिन कितना फोर्स होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। K is proportionality constant and equal to the 1/4 pi epsilon naught। सिंबल epsilon naught is permittivity of वैक्यूम, या फिर इसी को हम लोग फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ K is 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर देखिए, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये डिपेंड करती है मीडियम पर। अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम लेते हैं तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेरी करेगी तो यहां पर देखिए जो K की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, वेरी करेगी। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया, F = K Q1 Q2 अपॉन R², उससे हम लोग दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह जानना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई है, तो हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आइए हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, और ये कुछ ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, या फिर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं कि ओरिजिन से जो Q1 चार्ज की पोजीशन है उसे मैं कुछ पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2, यानी कि जो चार्ज Q1 है उसकी जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए वो है R1, और Q2 चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। अब देखिए यहां पर हमें इन Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ चलते हुए डिस्टेंस को मेजर करूं तो देखिए ये इस डायरेक्शन में, यानी कि मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा R12, ये पोजीशन वेक्टर होगी अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ चलते हुए डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सेम इसी तरीके से अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ जाते हुए डिस्टेंस को मेजर करूं तो मैं इसे लिखूंगा R21। ठीक है, R21। देखिए ये R12 और R21 का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 टू 2, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। ठीक है ना। अच्छा, अब इनके बीच लगने वाले फोर्स को भी अगर हम लोग यहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो देखिए दोनों लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्ज होने की वजह से इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो देखिए यहां पर मैं अगर फोर्स को कुछ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं और एक दूसरे फोर्स को जो कि दूसरे वाले चार्ज पे लग रहा है उसको कुछ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं, वैसे तो नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F है, लेकिन यहां पर हमको चूंकि डायरेक्शन भी चाहिए तो इसलिए हम इसे देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फोर्स है हमारा वो किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज Q2 के ऊपर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे F21, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसी तरीके से यहां पर हम लिखेंगे F12, यानी कि ये जो लगने वाला फोर्स है वो चार्ज Q1 पर लग रहा है, और हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोगों को देखिए अभी जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो क्या आया था, F = K Q1 Q2 R², यही हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक वेक्टर, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था यूनिट वेक्टर। जब किसी भी वैल्यू में या किसी भी मैग्नीट्यूड में हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पता चलती है, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं किस फोर्स को काउंट करना चाहूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, F21 को काउंट करता हूं, F21। तो यहां पर मैं F की जगह पर लिखूंगा F21 = K Q1 Q2 अपॉन, देखिए ये R² की जगह पर, देखिए अगर मैं F21 की बात कर रहा हूं तो Q1 से Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो Q1 से Q2 की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर जो डिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे वो कौन सी होगी, R12, क्योंकि R12 वाली जो डिस्टेंस है वही है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज
F2 क्यों इसको ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग फोर्स F21 को काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर R की जगह पर हम क्या लिखेंगे? R12 पोजीशन वेक्टर, और यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट वेक्टर से, और वो यूनिट वेक्टर क्या होगी? R12 कैप। ठीक है, देखिए यहां पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मैं इस फोर्स F12 को फाइंड आउट करना चाहूं, F12, तो यहां पर फॉर्मूला होगा कि Q1 Q2 बाई, यहां पर देखिए अब मुझे फोर्स की तरफ फाइंड आउट करना है। अब मुझे Q2 से Q1 की तरफ लगने वाले फोर्स को मुझे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो Q2 से Q1 की तरफ वाली डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो देखिए कौन सी डिस्टेंस है? तो R21 वाली जो डिस्टेंस है वो Q2 से Q1 की तरफ है। तो यहां पर हम लोग R की जगह पर लिखेंगे R21 पोजीशन वेक्टर, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे किसका? एक यूनिट वेक्टर R21 का, और यहां पर कैप जरूर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उस पे कैप जरूर लगा हुआ होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं दोनों हमारे पास F12 और F21 के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम लोग इसको एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो हमने R21 या R12 कंसीडर किया है, इसे हम लोग पोजीशन वेक्टर R1 और R2 के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R1 और R2 के वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहां पर वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ यूज करना होगा। जब किसी भी दो वेक्टर्स को हम लोग ट्रायंगल की दो कंटिन्यूअस लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ट्रायंगल को मेक करने वाली थर्ड लाइन होती है वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल होती है। तो यहां पर देखिए अगर मैं R2 की बात करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर R2 वेक्टर की बात करूं तो देखिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और फिर इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये दो कंटिन्यूअस लाइंस हैं R2 और R21, यानी कि मैं यहां पर लिखूं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो वेक्टर है ये इन दोनों कंटिन्यूअस वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी कि मैं कहूंगा R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे R21 का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो R21 इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R21। तो यहां पर देखिए जो हमने अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उसमें R21 की जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूंगा? R1 माइनस R2। इस फॉर्मेट में भी आप लोगों को कई जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा फॉर्मूला। देखिए इसी तरीके से R1 वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहां देखिए जो R1 वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और इसका कंटिन्यूअस वेक्टर जो है वो है R12, यानी R1 प्लस R12, और इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो कौन सा है? R2 वेक्टर। यानी कि मैं कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, देखिए ये होगा R1 प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं R12 वेक्टर फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यही हमारा हो जाएगा R1 और R2 के टर्म में R12 की वैल्यू, और ये वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे यहां पर, और इस वैल्यू को प्लेस कर दें यहां पर। तो देखिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो R12 R21 के फॉर्म में लिख दें, या फिर R1 और R2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम लोग कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ हर जगह पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। देखिए कूलाम्स लॉ हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर करते हैं, और कब? जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो, या फिर कहें कि मूविंग चार्ज के लिए हम लोग कूलाम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कूलाम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है वो हमेशा फील्ड या जो भी फील्ड वाले फॉर्मूले होते हैं वहां पर यूज किया जाता है, और हम लोग कूलाम्स लॉ को भी वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जाता है। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जितने भी फील्ड वाले फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ
वो भी यानी कि फॉलो किया जाता है, जहां पर हम लोगों ने अभी लिखा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग जब भी आप अभी आगे चल करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें या फिर ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें, यहां पर एक फील्ड और आती है ग्रेविटेशन फील्ड की अगर बात करें, तो हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूले में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट कूलॉम्स लॉ वेयर चार्ज आर इन आर्बिट्री शेप बिकॉज in such cases we cannot determine the distance between the charges। देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या कहना चाहता है कि अगर ऑर्बिट्री शेप में कोई चार्ज दिया हुआ है, यानी कि किसी भी शेप में कोई एक सिमेट्री नहीं है, तो वहां पर हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा कि आपने देखा कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर मैंने कहा कि उनके शेप में कोई सिमेट्री नहीं होगी तो उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां पर जब हम लोग चार्ज को एक स्फेरिकल शेप में ही कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने एक चार्ज यहां पर कंसीडर किया और एक चार्ज यहां पर कंसीडर किया, जब हमें इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, ये डिस्टेंस नहीं होती है। जबकि जो डिस्टेंस होती है वो हम हमेशा कहां से कंसीडर करते हैं? सेंटर से, इन दोनों चार्ज के सेंटर से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, द लॉ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन बिग प्लैनेट्स। तो हम लोगों ने बात किया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है और कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं कूलॉम्स लॉ पे। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच।